हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर और वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो हम जानते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि वन्य और वन्य जीव किसे कहते हैं। तो वन का तात्पर्य इसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब वन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, और वन्य जीव में जंगल में रहने वाले समस्त सजीव जितने होते हैं उनको सम्मिलित किया गया है। यानी मतलब वन यानी वेजिटेरियन, और उन्हें एक नाम और दिया गया है जिसे फ्लोरा कहते हैं। वन्य जीवन जितने हैं यानी जितने भी जंगल में रहने वाले जीव हैं उन्हें फ्लोरा के नाम से जाना जाता है, और जितने भी सजीव हैं उन्हें फौना के नाम से जाना जाता है। यानी इनको हम फ्लोरा और फौना के नाम से भी जान सकते हैं। तो फ्लोरा और फौना, जिसे ये कंफर्म हो गया कि वनस्पति और प्राणी जगत, अब चाहे इसको हम फ्लोरा फौना के नाम से संबोधित करें या वनस्पति और प्राणी जगत के नाम से संबोधित करें, बात एक ही रहेगी। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे मानव हो गया, मानव को भोजन, मेडिसिन और मेडिसिन के साथ साथ और बहुत सारी ज़रूरतें जो होती हैं वो उनको वनस्पति जगत से यानी पौधों से प्राप्त होता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन भी पौधों से ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार वनस्पति भी मानव जगत पर डिपेंड होता है, या कह सकते हैं निर्भर होता है। एज एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए फ्लावर है, फ्लावर अपने आप को बनाए अगर उनको रखना है तो ये मानव के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि फूल में जो बीज होता है या पौधे होते हैं तो फूल अपने आप तो पौधों को लगाएंगे नहीं। पौधे लगाने वाला काम जो होता है वो मानव के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पौधे यानी मानव पौधों पर डिपेंड होता है और पौधे मानव पर डिपेंड होते हैं। लेकिन अब इनके ऊपर सोचने वाली बात यह है, वनस्पति जगत के ऊपर खतरा मंडराने लगा है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। तो इस अध्याय में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जो वनस्पति यानी पेड़ पौधों का जो ह्रास हो रहा है उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत में यानी हमारे देश में फ्लोरा और फौना की स्थिति क्या है, यानी वनस्पति जगत और प्राणियों की स्थिति क्या है। तो इसमें जानेंगे कि हमारे देश में विश्व की समस्त उपजातियों की 8% संख्या यानी लगभग 11.6 लाख पाई जाती है। 11 पॉइंट नहीं, 16 लाख के आसपास पाई जाती है, और ये केवल भारत में ही पाई जाती है। और उसी के क्रम में देखा जाए तो लगभग 81,000 वन्य जीवों की उपजातियां तथा लगभग 81,000 वन्य जीवों की उपजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं, जिसमें 15,000 उपजातियां केवल भारत में पाई जाती हैं। लेकिन अब चिंता का विषय यह है कि हमारे पास जो 10% फ्लोरा यानी वनस्पति और 20% फौना यानी वन्य प्रजातियां जो हैं
इनका जीवन संकट में आ गया है, यानी ये विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। तो मतलब यह है कि ये खत्म हो सकते हैं। इनमें जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। इनमें जो प्रमुख जातियां हैं वो चीता हो गया, गुलाबी सिर वाली बतख हो गई, पहाड़ी कोयल हो गई, पंजाबी चित्तीदार उल्लू हो गए। ये जीवों की प्रजाति है जो विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। वनस्पतियों में हम देखेंगे तो एक मधुका, जिसे जंगली महुआ के नाम से जाना जाता है, हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी पौधा होता है और ये पौधा भी विलुप्त होने के कगार पर आ गया है। तो यानी इस तरह लगभग 1500 पौधों की जातियां भी लुप्त होने के कगार पर आ चुकी हैं। तो इसमें देखते हैं कि इनके विलुप्त होने में केवल हमारा ही योगदान यानी मानव का योगदान नहीं होता है, बल्कि पर्यावरण का भी इसमें काफ़ी योगदान है। पर्यावरण भी अपने आप में परिवर्तन लाता है, यानी इन्वायरमेंट में जब परिवर्तन होता है तो इन्वायरमेंटल परिवर्तन के रीजन से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में ऐसी वनस्पतियां और जीव जो बदलते हुए पर्यावरण के साथ अपना संतुलन नहीं बना पाते हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं। और जो जीव और वनस्पति की प्रजातियां बदलते हुए पर्यावरण के साथ सरवाइव कर जाती हैं, यानी चेंज अपने आप में बदलाव कर लेते हैं, वो आगे चल करके सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन अब चिंता का विषय यह है कि जिस स्पीड से ये सारी प्रक्रिया हो रही है, यानी वनस्पति और जीव जगत का ह्रास हो रहा है, यानी जिस स्पीड से खत्म हो रहे हैं, वो इन्वायरमेंटल परिवर्तन से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये विलुप्त हो रहे हैं और क्या इसके रीजन हैं। तो इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोगों को हमने बताया था भूमि वितरण के विषय में, और उसमें कितने % भाग पर वन पाए जाते हैं, ये भी आप लोगों को बताया। इस पाठ में हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से जानेंगे। तो हमारे देश की जो टोटल भूमि है उसके लगभग 24.01% पर जंगल पाया जाता है, यानी 24.01% भाग पर जंगल पाया जाता है। अब अगर एरिया से हम इसको देखते हैं तो ये जंगल 78.92 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें ऐसे वन जो बहुत घने हैं का क्षेत्रफल 12.24 और ओपन वन यानी जो बिखरे हुए हैं वो है 8.99% है और 0.14% मैंग्रोव जंगल का है। मैंग्रोव के जो पौधे हैं वो हमारे जीवन में उनका भी बहुत योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उनसे हमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, यानी ये पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1997 में सघन वनों के क्षेत्र में 10,098 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। लेकिन अब ये वनों का जो एरिया है वो बढ़ा, तो इसमें हमें खुश होने वाली बात होना चाहिए। लेकिन ये बढ़ा तो जरूर, लेकिन ये केवल शो है, दिख रहा है हमको, इंटरनल ऐसा नहीं है, यानी अंदर से ऐसा नहीं हुआ।
ये वृक्ष जो बढ़े, ये विभिन्न संगठनों द्वारा वृक्षारोपण कराने से हुए, यानी ये एरिया बढ़ा। लेकिन नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से जो पौधे अपने आप उगते थे, यानी जंगल जो होता था, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके बाद हम देखते हैं वन एवं वन उपजातियां। तो इसके अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ द्वारा यह बताया जाता है कि किस तरह वनस्पतियों और वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सकता है। यानी एक संस्था है जिसके द्वारा ये बताया गया कि किन तरीकों को अपना करके हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। तो और इस संघ द्वारा पौधों और प्राणियों की जातियों का लगभग 6 श्रेणियों में इनको डिवाइड किया गया, यानी इनको बांटा गया, जिनमें पहली जो श्रेणी है वो है सामान्य जाति। और इसके अंतर्गत ऐसी जातियों को सम्मिलित किया गया जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, यानी ये बदलते हुए पर्यावरण के साथ अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। जैसे जानवर हो गए, साल हो गया, चीड़ हो गया, ये वृक्ष हो गए। और जैसे मान लीजिए जो डोमेस्टिक एनिमल हैं, इसके अलावा जंगल में भी बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो बदलते हुए पर्यावरण के साथ अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। तो ऐसे वनस्पतियों और जीवों को सामान्य श्रेणी में रखा गया। लेकिन कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जो संकटग्रस्त हो गई हैं, तो उन्हें संकटग्रस्त जातियों में रखा गया, यानी इनमें उन जातियों को सम्मिलित किया गया जिनके लुप्त होने का खतरा है। अब इसमें देख लीजिए, और जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या में कमी आई, यदि इसी तरह से वो परिस्थिति बनी रही तो इन जातियों का जीवित रहना बहुत ही कठिन है। जैसे मान लीजिए ब्लैक हिरन हो गया, मगरमच्छ हो गए, जंगली गधा हो गया और शेर पूंछ वाला बंदर हो गया। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। अगला है सुभेद्य जातियां। इन जातियों की संख्या कंटिन्यू घट रही है। इनमें नीली भेड़ हो गई, एशियाई हाथी हो गया और गंगा नदी की डॉल्फिन हो गई। इनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। अब इसके बाद कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो संकट में हैं, जो वैसे भी बहुत दुर्लभ होती थी और इनकी संख्या वैसे भी बहुत कम थी। इसके अलावा है स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियों के अंतर्गत आप देखेंगे कि निकोबारी कबूतर हो गए, अंडमानी जंगली सुअर हो गए, और अरुणाचल प्रदेश में एक जाति थी पक्षियों की, वो था मिथुन। ये धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर पहुंच गए। इसके अलावा कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। इनमें है, यानी ये वह जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर मिली ही नहीं, यानी विलुप्त हो चुकी हैं। और ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता हो गया और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। तो इस तरह से हमने जाना कि वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि वन किस तरीके से धीरे धीरे ये जो प्राकृतिक रूप से जंगल हैं उनकी संख्या किस तरीके से धीरे धीरे घट रही है। तो इसमें जानेंगे या सारी। इसके पहले हमने जाना कि किस तरह वनस्पति और जीव हमारी मदद करते हैं।
अब वनस्पतियों से ले लीजिए तो वनस्पतियों से हमें आपको मालूम है कि ऑक्सीजन प्राप्त होता है, फ्यूल और इंडस्ट्री के लिए लकड़ी प्राप्त होती है, अनेक प्रकार की मेडिसिन प्राप्त होती है यानी दवा, हम इन्हीं से जड़ी बूटियां प्राप्त करते हैं। और उसी प्रकार से जानवर भी हमारी अनेक प्रकार से मदद करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार फ्लोरा और फौना हम पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, यानी जब ये हमारी इतनी मदद करते हैं तो फिर हम उन्हें बचा क्यों नहीं पा रहे हैं। यानी जैसे वनस्पतियों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, वर्षा होती है, आपको बहुत सारी जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, लकड़ी ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों में प्रयुक्त किया जाता है। इसी तरीके से जानवर जो जंगल में रहने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी मदद में सहायक होते हैं, मदद कर रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। तो जब हमारी इतनी मदद वो कर रहे हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि हम उनको सेफ क्यों नहीं रख पा रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब, इस सवाल में ही इसका उत्तर है, और वो है हमारी जो ग्रेडिंग, यानी लालच के कारण हमारे या मानव के लालच के कारण ही ये समाप्त हो रहे हैं। अब वो लालच कैसे है या ये किस तरीके से धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारक है वो हम आपको बताएंगे। पहला है, जैसे मान लीजिए जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे और अंग्रेजों के साथ साथ फ्रेंच हो गए, डच हो गए और फ्रांसीसी हो गए, ये व्यापारिक कंपनियां जब थीं तो आपको पता है कि व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और फिर आगे चल करके इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया और यहाँ शासन करना शुरू किए। तो जब ये शासन कर रहे थे तो उनके समय में यानी अंग्रेजों के समय में हमारे देश में रेलवेकरण शुरू किया गया, यानी रेलवे का विस्तार शुरू किया गया, और जिसके कारण जिस रास्ते से रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उसके आसपास के जितने भी, चूंकि रेल की पटरियों को बिछाने में स्लीपर की जरूरत होती थी, तो रेलवेकरण के वजह से औपनिवेशिक शासनकाल में बहुत सारे पेड़ों को काट दिया गया। उसके बाद है कॉमर्शियल खेती, जैसे मान लीजिए चाय कॉफी की खेती के लिए भी बहुत सारे पेड़ों को साफ किया गया, यानी जंगलों को साफ किया गया। अब जब इन सब वजहों से जंगल साफ किए गए तो जंगल में रहने वाले जो जीव थे उनका निवास स्थान छिन गया, वो निराश्रित हो गए। उसके बाद जो अगला वजह बना वो था माइनिंग, यानी खनन क्रियाओं के द्वारा भी प्राकृतिक वन समाप्त हुए। उसके बाद है खेती के कारण जंगल काटे गए। अब व्यापार की दृष्टि से एक ही प्रकार के पेड़ लगाने के कारण भी प्राकृतिक वनों को काट दिया गया। मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण से भी जो विभिन्न संगठनों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया, तो वृक्षारोपण किया तो गया, लेकिन उसके चलते बहुत सारे जंगल जो प्राकृतिक रूप से थे उनको काट दिया गया। इनमें देखेंगे कि हिमालय में चीड़ और पाइन के जो वृक्ष लगाए गए तो इसके परिणाम स्वरूप हिमालयन ओक एकदम खत्म हो गए। जो नेचुरली वहाँ लगा हुआ था ओक का पौधा या ओक के पेड़ जितने भी थे, पाइन और चीड़ के पौधे पेड़ लगाने के चक्कर में उनको खत्म कर दिया गया। इसके साथ साथ 1992 से नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई और जिसके कारण भी लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के जंगल को काट दिया गया। तो इस चैप्टर में हमने इतना देखा कि वन किसे कहते हैं, वन्य जीव किसे कहते हैं,
और किस तरीके से ये कुछ प्रजातियां इनकी ऐसी हैं जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं, यानी संकट में हैं, और किस तरीके से वन और वन्य जीव हमारी मदद कर रहे हैं, इस पर चर्चा चली। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा इसके विषय में कि हमारे लिए और कितने महत्वपूर्ण है, इस पर किया जाएगा। धन्यवाद।